हेलो, वेलकम टू बी स्नेक फ्रॉम लर्न। तो आप लोग चैनल में प्रैक्टिस पेपर शेयर देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जिनका कि टीईटी में बहुत महत्व है। क्वेश्चंस आते रहते हैं टीईटी में, टीईटी और सीटेट में। ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस पेपर दिख रहा है ना, उपसर्ग और प्रत्यय का, हिंदी का। तो ऐसे क्वेश्चंस एक एक नंबर के आते हैं जिनमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सारे प्रैक्टिस पेपर हम जल्दी से जल्द कराने की कोशिश करेंगे कि आपको हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, जिससे कि कॉन्सेप्ट जो है ना वो थोड़े क्लियर हो जाए, या हमको ये पता चल जाए हम किस जगह पर हैं, हमने कहाँ तक पढ़ लिया और अभी भी क्या मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। चलिए आइए फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। अब ये तो चीज क्लियर, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं ये तो क्लियर ही होगी। शब्द के पहले शब्द लगे उसे उपसर्ग कहेंगे, अंश जुड़े उसे प्रत्यय कहेंगे। तो जब ये शब्दांश, ये क्या हो जाएंगे, शब्दांश हो जाएंगे। ऐसे ही क्या होता है, तो शब्दांश का आगे वाला वो शब्द, वो शब्दांश, शब्द का अंश जो शब्द के आगे लगे वो होता है उपसर्ग, और वो शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़े वो होता है प्रत्यय। जैसे कि, जैसे हो गया, अब जैसे ये अधिकारी शब्द है, तो इसमें अधिकारी शब्द में उपसर्ग प्रत्यय हमारा हो गया अधि। तो ये शब्द के पहले लगा इसलिए ये उपसर्ग हो गया। और जो हमारा शब्द शब्द के बाद में लगेगा, जैसे हमारा लग गया धड़ाक, धड़ाक, तो आक प्रत्यय जो हो गया वो बाद में जुड़ा हुआ है इसलिए वो प्रत्यय हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। आते हैं, अधिकारी में उपसर्ग शब्द कौन सा है। उपसर्ग कौन सा शब्द है, आ शब्द है, अधि शब्द है, री शब्द है या ई शब्द है, अधि शब्द है। नेक्स्ट आते हैं, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है। अकथ, अभेद, अचूक और अनुज। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है, अकथ में नहीं लगा है, कि अचूक में नहीं लगा है, कि अभेद में नहीं लगा है, कि अनुज में नहीं लगा है। किसमें नहीं लगा है। अच्छा, इस ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक तरीका है, जैसे बिना आ के पढ़िए इसको कथ, कथ लिख सकते हैं हम लोग। इसको पढ़िए बिना आ के भेद, भेद शब्द होता है। इसको बिना आ के पढ़िए चूक हो गई, कहते हैं ना चूक हो गई, तो चूक होता है। ये क्या बिना आ के पढ़ सकते हैं, नुज नहीं पढ़ सकते ना, इसको आ से यूज करना पड़ेगा। इसलिए यही शब्द है जिसमें आ उपसर्ग नहीं लगा है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अधि, अध, अत या अद। अध्यक्ष, अब देखिए ये कंफ्यूजन करने वाला है। एक आया था अधिकारी, उसमें अधि उपसर्ग था। अब यहाँ पर तो पूरा धा बना नहीं हुआ है। क्या लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है, शब्द अध्यक्ष। क्या लिखा हुआ है, अध्यक्ष शब्द लिखा हुआ है। तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा, जब ऐसे भी शब्द लिखा जाएगा तब भी उसमें अधि उपसर्ग ही होगा। नेक्स्ट आता है, संग्राम में उपसर्ग बताइए। क्या बताना है, संग्राम शब्द में उपसर्ग क्या होगा, सन, सम, सा या सत। अब ये तो पता ही चला होगा कि सा और सत नहीं होगा। अब इनमें ही कंफ्यूजन है कि सन होगा कि सम होगा, कौन सा होगा बताइए। संग्राम जो शब्द होता है ना उपसर्ग का, ये शब्द संग्राम, संग, संग प्रोनाउंस हो रहा है, संग, अंग की बिंदी संग, लेकिन ये शब्द ना नहीं होता, यही इसमें इसीलिए ऐसे क्वेश्चन क्या होगा, सम। ऐसे जो अंग वाले शब्द आ जाते हैं ना उसमें माँ शब्द आता है, ये ध्यान रखिएगा। संग्राम में शब्द हो गया, संस्कार में सम शब्द हो गया। ऐसे शब्दों को ध्यान रखिए, क्या आता है उनमें, सम उपसर्ग आता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं, पांचवें नंबर में, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। जिंदगी, गी प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, दगी प्रत्यय है या ई प्रत्यय है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी, दगी प्रत्यय है। अब इसमें बहुत लोगों को लग रहा होगा ई प्रत्यय, नहीं, जिंदगी, जिंदगी पूरा हम लोग दगी बोल रहे हैं ना, तो इसलिए क्या होगा, दगी प्रत्यय होगा। धातु के अंत में जो शब्द जोड़े जाते हैं, जोड़े जाने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको क्या कहते हैं। अब ये देखिए बहुत अच्छा
एक पॉइंट आया है जो हमको समझने की बहुत जरूरत है। हम यहीं पर आपको इलेबोरेट कर देते हैं कि प्रत्यय जो शब्द होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ये भी कभी कभी आ जाता है कि इनमें से कौन सा कृत प्रत्यय, कौन सा त्वदित प्रत्यय, क्रियाद्योतक प्रत्यय, भावद्योतक प्रत्यय। अब हमने उपसर्ग और प्रत्यय तो पढ़ लिया, लेकिन अब हमने ये नहीं पढ़ा कि कृदित और त्वदित प्रत्यय कौन कौन से हैं। हमको पता ही नहीं है क्या है। हाँ, तो हम लोग आते हैं प्रत्यय पढ़ने के लिए। तो ये भी समझना जरूरी है कि प्रत्यय भी दो प्रत्यय होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है कृत प्रत्यय। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रंदंत प्रत्यय बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्रंदंत प्रत्यय। और एक होता है त्वदित प्रत्यय। ये दो तरीके के प्रत्यय होते हैं। अब क्या है ना, पेपर का स्टैंडर्ड डे बाय डे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब क्या होता है, केवल प्रत्यय नहीं पूछता है, अब ये भी पूछने लगता है कि कृत प्रत्यय कौन सा है, त्वदित प्रत्यय कौन सा है। तो अब ये ध्यान रखो, कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो धातुओं के अंत में जोड़े आने वाले प्रत्यय होते हैं। जो धातुओं के अंत में जोड़े आने वाले प्रत्यय होते हैं। अब धातुओं के अंत में जोड़े आने वाले, अब हम ये कैसे जानेंगे कि पता चलेगा कि धातुओं का अंत में जोड़े जाने वाले अगर प्रत्यय हैं, जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं, वो कृत प्रत्यय हैं। अब धातुओं का अंत क्या? तो धातु, आप क्रिया तो जान ही लेंगे ना। जो एक्शन शब्द होते हैं वो क्रिया होते हैं। क्रिया तो शब्द जान ही लेंगे, उन्हीं को बस हम कौन सा बताया ना हमने कि शब्द के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते, बस इसलिए बहुत आसान था। देखिए, क्रिया वाले जो शब्द होंगे वो कृत प्रत्यय में आएंगे, उसी को क्रंदन प्रत्यय भी कह देते हैं। अब त्वदित प्रत्यय क्या होता है? जिसमें संज्ञा आती है, जिसमें सण आता है। ये हमारे क्या क्या होते हैं? ये हमारे त्वदित प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं? त्वदित प्रत्यय। इनको भी अंत में ही जोड़ा जाता है शब्दों के। भाई, प्रत्यय को अंत में तो ही जोड़ा जाता है, तो बस इनको भी अंत में जोड़ा जाता है। पर किसी संज्ञा शब्द में, किसी सर्वनाम शब्द में, किसी विशेषण शब्द में जो शब्द जोड़े जाते हैं वो त्वदित प्रत्यय होते हैं। और जो क्रिया शब्द में जोड़े जाते हैं, धातु बोल देते हैं उनको, वो क्रंदत प्रत्यय या कृत प्रत्यय बोलते हैं। तो अब ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कृत प्रत्यय, त्वदित प्रत्यय क्या होते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये समझिए कि उपसर्ग की कभी कभी संख्या भी पूछ देता है कि उपसर्ग की संख्या, तीन तरीके के उपसर्ग हैं। ज्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं है। मतलब एक होता है, जैसे हमने ये जाना उपसर्ग क्या है, अब हमें ये जानना है कि इसकी संख्या क्या है। अब संख्या कौन कौन सी, वो नाम जानने हैं, तो उतना डीपली अभी नहीं आने वाला है इसमें। अभी बस इतना आप समझिए, उपसर्ग की संख्या तीन होती है। अब हमारे अलग अलग तरीके के, अब जैसे पूछ दिया जाए हिंदी में उपसर्ग कितने हैं, तो हमारे नॉलेज में ये चीज होनी चाहिए। संस्कृत में एक नंबर का सवाल है ना, एक नंबर का सवाल, नहीं गलत होना चाहिए। उपसर्ग की संख्या तीन होती है। संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, और उर्दू में उपसर्ग कितने होते हैं। उर्दू वाले आपको याद हो या ना याद हो, लेकिन ये है कि ये पता होनी चाहिए। तो संसर्गों की संख्या 10 है, और उर्दू में उपसर्गों की संख्या 19 है। उर्दू में उपसर्गों की संख्या क्या है? 19 है। ये देखो, 19 है। तो अब आप समझ गए होंगे कि संस्कृत में 22 है, हिंदी में 10 है, और उर्दू में 19 है। 22, 10 और 19, और उपसर्ग की संख्या केवल 3 है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, सातवें क्वेश्चन। तो 19 शब्द में उपसर्ग क्या है? उत है, उत है, उन है, या उन है? अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। 19 शब्द में उपसर्ग क्या है, बताइए। ऐसे क्वेश्चंस इजी बहुत होते हैं, बट बहुत कंफ्यूजन होती है इनमें। बताइए, 19 शब्द में उपसर्ग क्या है? उन, उन 19 शब्द का उपसर्ग है। उन, 19, उन, 19, उन आ रहा है ना, उन होगा। उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं, कि वाक्यांश कहते हैं, कि पदांश कहते हैं, या पद्यांश कहते हैं? शब्दांश मतलब क्या? उपसर्ग शब्द का अंत। एक मिनट। हाँ, तो शब्दांश क्या होता है? शब्दांश क्या उपसर्ग शब्द का अंश है, या उपसर्ग, या उपशब्द शब्द, या उपसर्ग पद का अंश है, या उपसर्ग पद्य का अंश है? तो क्या है ये बताना है। हम्म
तो उपसर्ग क्या है? शब्दांश है, शब्द का अंश है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 9वें क्वेश्चन में, इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है? इनमें से किसमें ये निर लिखा हुआ है? आई होप आपको क्लियर नहीं होगा। निर उपसर्ग नहीं है, निर उपसर्ग नहीं है। निशेष, निशेष है, निर्बल, निर्देश या निर्वाह, इनमें से क्लियर? आई होप आप, निर्देश, निर्वाह और निर्बल, इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है? इनमें से किसमें नि से नहीं है, बताइए। निशेष शब्द में निर उपसर्ग नहीं है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या होता है? प्रत्याशा शब्द में आ और प्रा तो नहीं होगा, प्रति या प्रत्या, क्या होगा? प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग। इसका आंसर सही होगा थर्ड, प्रति। ये से जो शब्द होते हैं ना, या प्रतिदिन, ये जो शब्द होते हैं ना, इनमें जो उपसर्ग होता है वो प्रति उपसर्ग होता है, चाहे वो आधा ता आए और चाहे पूरा ता आए। उपसर्ग क्या होता है? प्रति। बस वो कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि अब इसमें क्या उपसर्ग होगा, तो वो प्रति उपसर्गी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11वें क्वेश्चन में, जिस वाक्य में, आपने शायद ऊपर पढ़ा नहीं था, टॉपिक था उपसर्ग और प्रत्यय और वाक्य भेद, ठीक है? जिस वाक्य में इसलिए, इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं, उस वाक्य को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या विधान वाक्य? कौन सा वाक्य कहते हैं जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि, लेकिन और परंतु शब्द जुड़ते हैं? वो वाक्य कौन से होते हैं? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या विधान वाक्य? कौन से वाक्य होते हैं वो? सरल वाक्य तो होंगे नहीं, विधान वाक्य भी नहीं होंगे। अब आता है संयुक्त और मिश्र। वो वाक्य संयुक्त वाक्य होते हैं। कौन से वाक्य होते हैं? संयुक्त वाक्य, जिनमें क्या क्या शब्द हो? इसलिए और क्योंकि, लेकिन और परंतु शब्द जुड़ जाएं, वो संयुक्त वाक्य होते हैं। आइए 12वें क्वेश्चन पे, कौन सा मिश्र वाक्य है इनमें से बताना है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, वह पुस्तक राम की थी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। कौन सा मिश्र वाक्य है? जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, ये वाक्य मिश्र है, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं 13 क्वेश्चन में, मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? कौन सा वाक्य है? मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, आश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य? सरल होगा नहीं, आश्रित होगा नहीं। संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? ये हमारा मिश्र वाक्य है, ठीक है? अब आते हैं, अब आपको आपको हो सकता हो कि थोड़ा सा इसको समझने में समस्या हो। इसको एक बार जो एक टेबल होती है ना, वो क्लियर कर देते हैं ना, तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी जो हम आपसे कह रहे हैं, वो चीज। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वाक्य जो होते हैं वो किस तरीके से वाक्य होते हैं। एक सेकंड, जरा इसको इरेज कर लेना, तो हम आपको यहाँ एक टेबल बना के दिखा देंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में चीजों को। ये आपको आज पढ़ाया था ना, इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल, आई होप आप लोगों ने समझ देखा होगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा।
चलिए आइए, अब आते हैं। क्या हमको एक बताना था, आपको एक टेबल बतानी थी, जो टेबल अगर माइंड में रहेगी ना तो हमको दिक्कत नहीं होगी। क्या होता है ये, पहले तो हम शब्द भेद पढ़ते हैं। यहाँ लिखते हैं यहाँ लिखते हैं शब्द भेद। ठीक है, अब हम लिखना शुरू करते हैं। हम्म शब्द भेद। तो पहली बात तो शब्द जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। ये एक टेबल है जिसको एक समझना बहुत जरूरी है। एक बार आप समझ लेंगे ना तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। अब हमारा सार्थक शब्द कई तरीके का होता है। पहले सार्थक शब्द समझे, फिर शब्द होता है रचना के आधार पर, दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर। ये समझिएगा, शब्द हुआ, शब्द के दो भेद हुए, सार्थक निरर्थक। फिर सार्थक शब्द के भेद हो गए, लेकिन उसमें एक बेस दिया होता है रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। और थर्ड आता है हमारा, राइटिंग आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा क्या? चलिए भाई और क्लियर लिख देते हैं। उत्पत्ति, अब आप लोगों को दिख रहा होगा, उत्पत्ति के आधार पर। और नेक्स्ट आता है हमारा अर्थ के आधार पर। तीन तरीके के हो गए, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब इनके भी देख लेते हैं क्या होते हैं। रचना के आधार में रूढ़, यौगिक, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। रूढ़ शब्द कौन सा है, यौगिक शब्द कौन सा है, योग रूढ़। ये रचना के आधार पर है, रूढ़, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब आता है उत्पत्ति के आधार पर। तत्सम शब्द उत्पत्ति के आधार पर है, तत्भव शब्द, तत्सम तत्भव। नेक्स्ट आता है विदेशी शब्द, नेक्स्ट आता है संकर शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। अर्थ के आधार पर है एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है विपरीतार्थी। ठीक है, ये हमारे शब्द हो गए। अब आता है कि एक और प्रकार होता है विकार के आधार पर। एक और प्रकार होता है विकार के आधार पर। इस सबके बेस दिए हुए हैं किस आकार में, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। भाई पर्यायवाची के कई अर्थ होते हैं ना, अर्थ समझ लीजिए। उत्पत्ति तत्सम शब्द जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं, तत्सम शब्द जिनसे संस्कृत से उत्पत्ति होती है वो तद्भव शब्द। विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं के शब्द होते हैं, विदेशी शब्द। जो शब्द दो भाषाओं से जन्म लेते हैं मिलकर, वो शब्द क्या होते हैं, संकर शब्द। वो शब्द संकर शब्द होते हैं। जो शब्द दो भाषाओं के मिलने से जन्म लेते हैं वो शब्द संस्कृत शब्द हो गए। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं जो शब्द उपसर्ग के योग से बनते हैं वो रूढ़ शब्द। जो शब्द प्रत्यय के योग से बनते हैं वो यौगिक शब्द। और योग रूढ़ जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से मिलकर बने वो योग रूढ़ शब्द हो गए। जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दों से मिलकर बने योग रूढ़ शब्द हो गए। अर्थ में तो पता ही है, एकार्थी, अनेकार्थी, जिसके अनेक अर्थ हो, जिसका एक अर्थ हो एकार्थी, अनेक अर्थ हो अनेकार्थी। पर्यायवाची, एक शब्द के कई पर्यायवाची। विपरीतार्थी, जो विपरीत शब्द हो विपरीतार्थी। ये अर्थ के आधार पर हो गए, ये उत्पत्ति के आधार पर, ये रचना के। अब विकार के आधार पर क्या होते हैं, दो विकार के आधार पर हो जाते हैं। एक हो जाता है विकारी और एक हो जाता है अविकारी। एक हो जाता है विकारी, एक हो जाता है अविकारी। तो विकारी शब्द हमारा क्या हो जाता है, संज्ञा हो जाता है विकारी। ये भी होता है, ये भी सब पूछा जाता है। संज्ञा हो गया विकारी, इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए विकारी शब्द। ये हमारे क्या हो गए, विकारी शब्द। अब आता है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द में आ गया क्रिया विशेषण। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ऑप्शन में दे सकता है और पूछ सकता है कि क्रिया विशेषण विकारी शब्द होता है या अविकारी शब्द। तो हमको लगाना है कि क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होता है। क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, नेक्स्ट हो गया समुच्चय बोधक। जब तक आपका पेपर आएगा तब तक सारी हिंदी रिवाइज हो जाएगी। बस इसको पढ़िए, इसको सुनिए और बस अपने मन में रिवाइज कीजिएगा। बस जितना भी पुराना पिछला है सब रिवाइज हो जाएगा। और अब प्रैक्टिस पेपर लगाइए से
ये पता चलेगा आपको कितना आ रहा है। अभिकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो जो हमने शब्द बताए थे इसलिए और लेकिन वो सब समुच्चय बोधक शब्द है। आई होप ये टेबल जो होगी आपको दिमाग में बैठ गई। अगर ये टेबल दिमाग में बैठ गई ना तो समझ में आ जाएगा फिर। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो ये मिश्र वाक्य हो गया। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है, अब पूछा जा रहा है। अभी हमने ये भी पढ़ा था कि दो भाषाओं के शब्द को मिलने से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, संकर शब्द। उसे कहते हैं संकर शब्द। ठीक है, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? बताइए भाई, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? तो सॉरी, फारसी भाषा है, पुर्तगाली भाषा है, अरबी है कि संस्कृत है? अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा, दुर उपसर्ग। नेक्स्ट आते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य भेद चल रहा है, अभी हम लोगों ने शब्द भेद पढ़ा था, अब हम लोग वाक्य भेद पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी एक शब्द पढ़ा था संग्राम। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में रिपीट कर देंगे। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य दो प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। एक होता है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, तीन की, चार की, पांच? दो प्रकार के, सही है। नेक्स्ट आते हैं 17 क्वेश्चन में, समादर व संरक्षण में उपसर्ग है। समादर व संरक्षण में उपसर्ग है। समादर व संरक्षण में उपसर्ग क्या है ये पूछ रहा है। सम उपसर्ग है। अब इसमें देखिए, समादर, सम और संरक्षण अंग आया तो फिर से वही सम आ गया। अब क्या है कि सम जो है, जैसे मान लीजिए अब सम के संगम हो गए शब्द। अगला नेक्स्ट हो गया संघार, जितने में भी अंग लग के आ रहा है सम होगा, कंफ्यूज मत। संकल्प हो गया, ठीक है। किसी किसी में माँ भी लिखा होगा तब भी उसका सम ही उपसर्ग होगा। क्या उपसर्ग होगा? सम ही उपसर्ग होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय अभी पढ़ाया है, क्रिया शब्दों के साथ। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? आपको बताना है रिक्शा शब्द किस भाषा का है। रिक्शा शब्द किस भाषा का है बताना है, बताइए। अंग्रेजी है, उर्दू है, तुर्की है कि जापानी है? रिक्शा शब्द किस भाषा का है? जापानी भाषा का शब्द है। बोलते हम लोग रोज रहते हैं शब्द, पर ये नहीं पता होता, हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग को लगता है अरे हिंदी का ही होगा, है ना। पर जापानी शब्द। संस्कार शब्द फिर वही आ गया, तो इसमें तो पता चल गया सम उपसर्ग होता है। उच्चारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा? उच्चारण, उत उपसर्ग। नेक्स्ट आते हैं 22 क्वेश्चन में, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। कौन सा उपसर्ग, कौन सा वाक्य है? साधारण, मिश्र, संयुक्त या कोई नहीं? कौन सा उसमें होगा? यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य होगा।
दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द तद्भव, विदेशज, देशज या संकर। संकर शब्द अभी बताया है। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग क्या होगा? आई होप आप लोगों को पता होगा। दुस्साहस, दुस होगा ना। नेक्स्ट आता है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा, ये क्या लिख दिया, उपसर्ग है, उपवर्ग लिख दिया। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए? बही, बहिर, बहिस या बहिर, कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी, ये बहिर शब्द है, ये वाला बहिर नहीं जिसमें नीचे हलंत लगी होगी ना, वो बहिर शब्द उपसर्ग है। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, तो अब उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए और एक कुछ बता देते हैं आप लोगों को। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, सम शब्द पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे वाक्य के बारे में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पढ़ के, बस और कुछ नहीं करना है अपने को। पढ़ाई तैयारियां सब लोगों की चल रही हैं। चलिए आते हैं, ज्यादा समय ना लगाते हैं बाद में। हम्म। अरे भाई ब्लैक पेन पे आओ। टेक्नोलॉजी आ गई है लेकिन अपने हाथ की नहीं है टेक्नोलॉजी। चलिए आते हैं, वाक्य पढ़ते हैं, वाक्य रचना भी एक बार रिवाइज कर लें। वाक्य रचना, ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वाक्य रचना, तो वाक्य रचना में पहले वाक्य खंड, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। वाक्य खंड, वाक्य के खंड होते हैं उद्देश्य और विधेय, ये क्या होते हैं? वाक्य के खंड होते हैं। जैसे लिखा है यह गाना गाती है, ये लिखा है, ये का उद्देश्य, सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं हिंदी में, और ये हो जाएगा विधेय, ये बोलते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा वाक्य के भेद। ये वाक्य रचना है, वाक्य खंड हो गए, खंड दो प्रकार के हुए, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, अब हमारा आता है कि वाक्य के भेद होते हैं। ये वाक्य खंड हो गया, वाक्य के भेद हो गया। वाक्य के भेद तीन तरीके के हो गए, ये खंड है और ये भेद है। भेद कितनी तरीके के होते हैं? तीन। साधारण वाक्य, सॉरी, साधारण वाक्य, दूसरा हो गया संयुक्त वाक्य, और तीसरा हो गया मिश्र वाक्य। ठीक है, अब आता है हमारा साधारण वाक्य। क्या होता है? जिसमें एक कर्ता होता है, एक कर्ता हो और एक ही क्रिया हो। एक कर्ता हो और एक ही क्रिया, एक ही करता है और एक ही काम हो रहा है, एक ही क्रिया हो रही, गाना गा रही है, ऐसे वाक्य क्या होंगे? सॉरी, साधारण वाक्य होंगे। आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होंगे? संयुक्त वाक्य में हमने आपको बताया था, जिन जिन वाक्यों में इसलिए, लेकिन, और, परंतु, ये शब्द आ जाएंगे जिन वाक्यों में, वो शब्द क्या हो जाएंगे? संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। शब्द क्या हो जाएंगे? संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होते हैं? मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक मुख्य उपवाक्य होता है, एक मुख्य उपवाक्य होता है, और दूसरा क्या होता है? इसी पर आश्रित उपवाक्य होता है। ये जो इसी पर आश्रित उपवाक्य होता है वो मिश्र वाक्य हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जो होते हैं वाक्य के भेद कितने होते हैं? अभी हमने पढ़ा था वाक्य के भेद तीन तरीके के भी होते हैं। और वाक्य कितने प्रकार का होता है? वाक्य जो प्रकार होते हैं, वाक्य के 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो 8 प्रकार होते हैं। भेद 3 होते हैं, खंड 2 होते हैं, और प्रकार 8 होते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा होगा। विधानार्थक वाक्य, दूसरा है हमारा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा है हमारा आज्ञार्थक वाक्य, चौथा हमारा वाक्य है प्रश्नार्थक वाक्य, पांचवा है इच्छार्थक वाक्य, छठा है हमारा संदेहार्थक वाक्य, सातवां है हमारा संकेतार्थक वाक्य, और आठवां है विस्मय बोधक वाक्य। हर वाक्य का जो शब्द है ना, उससे पता चलता होगा कि उस वाक्य के अंदर क्या होगा। बस
तो इनको बताने की जरूरत नहीं है। प्रश्नार्थक वाक्य में प्रश्न होंगे, प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्नार्थक वाक्य, इच्छा बताई जाएगी इच्छार्थक वाक्य, निषेधात्मक विधारणार्थक जो सिंपल सेंटेंस होंगे वो विधिनार्थक होगा, जिनमें निगेटिव बात होगी निषेधार्थक, जिनमें आज्ञा संबंधी बात होगी आज्ञार्थक, संदेहास्पद बात होगी संदेहार्थक, संकेत करके कुछ बोला जाएगा संकेतार्थक, जो फीलिंग्स बताएंगे विस्मयादिबोधक। तो जो नाम है उनके नाम से ही स्पष्ट है कि उन वाक्यों में क्या होंगे। तो ये 8 तरीके के हो गए। तो हमने आपको शब्द भेद पढ़ा दिए, शब्द का पूरा बता दिया और वाक्य पूरा बता दिया, उपसर्ग प्रत्यय बता दिए, और हमने वर्ण शब्द लिपि भी वो पढ़ाई थी इस दिन, वो भी हो गई। तो हमने इतना तो रिवाइज कर ही लिया है। चलिए, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, इतना पढ़ाया, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम जल्दी से जल्दी जितना रिवाइज होगा ना, हिंदी जो है वो पूरी रिवाइज अच्छे से कर लेंगे। जिनका इनमें सिलेक्शन हो जाएगा टेट और सी टेट में, वो आगे सुपर टेट के लिए भी यही हिंदी आनी है, तो और उनकी हिंदी रिवाइज हो जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं।